हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जहां पर मैं आपकी प्रिपरेशन बनती है सिलेक्शन। प्रिपरेशन आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का जो यहां पर में डेडिकेशन है। मुझे पता है कि आज काफी सारे जो बच्चे हैं आराम कर रहे होंगे, काफी सारे काम आप लोगों को होते हैं। उसके बीच में भी आप जो थोड़ा सा ये समय निकाल कर पढ़ रहे हो ना, ये आप लोगों को बाकी लोगों से एक कदम आगे बढ़ा देता है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है इसके ऊपर में हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कम समय में, ताकि आप लोग दोनों चीजों को मैनेज करके चल सके। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि लंबा आप लोगों का गैप हो जाए, क्योंकि एक अच्छा खासा जो है आप लोगों के अभी बहुत सारे त्योहार है, तो पढ़ाई में गैप ना हो जाए। तो दिन में मैं क्लास ले नहीं पाया था ड्यू टू हेडेक, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक क्लास आप लोगों की हो जानी चाहिए। चलिए फ्रेंड, जल्दी से हम लोग यहाँ पर हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से किस तारीख को शुरू किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में बार बार आता है, आपको पता होना चाहिए, इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों को जब आता है तो बच्चे सोचते हैं कि यार असहयोग आंदोलन, वो फिर दिमाग लगाते हैं। असहयोग आंदोलन सितंबर में कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में पेश किया गया था, पास नहीं हो पाया पूरी तरह से। फिर दिसंबर 1920 के अंदर में वापस लाया गया, वहां से पास हो गया नागपुर अधिवेशन में। लेकिन फ्रेंड्स, औपचारिक रूप से गांधी जी ने इसकी घोषणा जो की थी ना, वो की थी 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। गांधी जी ने किस तारीख को इसकी औपचारिक रूप से घोषणा की थी गांधी जी ने। बाद में कांग्रेस इसको झेलते रहे, कांग्रेस उसको पास करे, उस पर डिस्कशन करे, वो अलग मुद्दा था। ठीक है, बट गांधी जी ने जो इसकी घोषणा की थी, वो असहयोग आंदोलन की घोषणा 1 अगस्त 1920 से ये स्टार्ट हो चुका था। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। बाल गंगाधर तिलक की डेथ इसी दिन हुई थी, 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद आप लोगों को होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि ब्लैंक ने भारतीय रियासत और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संचार अभियान भेजा, जिसमें एक कर्मचारी के लिए था और सिपाहियों को चालक की सहायता के लिए सेना की सहायता करनी थी। ठीक है, बताइए यहां पर में कि एक कमीशन जो है यहाँ पर कम्युनिकेशन कैंपेन जो है वो चलाया गया इंडियन प्रिंसली स्टेट्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है, जिसमें जो है स्टाफ और सिपाही जो है वो आपको वो भेजना था। तो बताइए जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में एक्चुअली क्या था कि जो भारत के राजे रजवाड़े थे ना, भारत के राजे रजवाड़ों को अपने यहां पर में, ठीक है, कंपनी के अधिकारियों को, कंपनी के सिपाहियों को, कंपनी के जो आप बोल सकते हैं प्रतिनिधि है, उनको अपने यहां पर में जगह देनी थी। ठीक है, अपने यहां पर में रखना था। और ये जो पूरी की पूरी पॉलिसी है वो सब्सिडरी अलायंस का हिस्सा था। ये सब्सिडरी अलायंस के अंदर में ये था कि जो राज्य है, जो भारत के राज्य रजवाड़े हैं, ये खुद की अपनी सेना नहीं रखेंगे। मान लीजिए कि कोई एक राज्य, अवध राज्य, वो अपनी खुद की सेना नहीं रखेगा। ठीक है, यहाँ हैदराबाद रियासत है, वो खुद की सेना नहीं रखेगा, बल्कि अंग्रेज जो है वो एक बड़ी सेना बनाएंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे राज्य जो है यही से जो सैनिक है उनको भर्ती किया जाएगा, और इन सैनिकों के खर्चे के लिए यही राज्य पैसे भी देंगे। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी एक पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस की। ठीक है, इसने जो है भारतीय रियासत और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक संचार अभियान जो है वो शुरू करने का काम किया था। आप लोगों को बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि ये जो सब्सिडरी अलायंस वाला जो सिस्टम है, ठीक है, ये 1798 के अंदर में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था सब्सिडरी अलायंस? ठीक है, सहायक गठबंधन या सहायक नीति, ये स्टार्ट हुआ था 1798 के अंदर में। ओके, लॉर्ड वेलेस्ली नाम के एक जो है बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। और हैदराबाद पहला राज्य था जिसने इसको अपना लिया था। ओके, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? जल्दी जल्दी से जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके बता दीजिए फ्रेंड। 66वीं बीपीएससी के अंदर में आ चुका है ये। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है वो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। अब यहां पर मैं आप लोग समझिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव जो है ये 2 बार बंगाल का गवर्नर रहा। ठीक है, एक तो 1757 में जब प्लासी की लड़ाई हुई थी उस समय में भी था, और बाद में जो है 1765 के अंदर में भी एक बार, दूसरी बार जो है बंगाल का गवर्नर बना था। तो 2 बार बंगाल का गवर्नर रहा, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसी के समय काल के अंदर में डुअल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, द्वैत शासन पद्धति, ये लाई गई थी, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो द्वैत शासन पद्धति किसके समय में लाई गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के समय में लाई गई थी, ये आप लोगों को याद रखना है, द्वैत शासन पद्धति। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला जो है गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहा मैं, गवर्नर जो है वो रॉबर्ट क्लाइव था।
दो बार जो है बंगाल का गवर्नर रहा, ये आप लोगों ने याद रखना है। द्वैत शासन पद्धति इसने लेकर आया था। द्वैत शासन पद्धति का मतलब था कि जो टैक्स कलेक्शन का काम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगी, और जो निजामत है मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का काम है वो निजाम करेगा, बंगाल का जो निजाम है वो करेगा। ठीक है, ये सिस्टम को वॉरेन हेस्टिंग्स ने खत्म कर दिया था, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नाउ तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम लोगों ने देख लिया फ्रेंड्स कि 1757 से 1760 के बीच में और 1765 से, ठीक है, 1767 के बीच में ये दो बार बंगाल का गवर्नर रहा। अब ये देखिए यहां पर मैं इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत कभी नहीं की। आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन वैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि इतने सारे पॉइंट्स, इतनी सारी चीजें, बड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन फ्रेंड्स एक्चुअल में आप ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से बहुत ही इजीली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं सारे ऑप्शंस आप लोगों को बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन ध्यान से पहले मेरी बात सुनिए आप लोग। ठीक है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने उसका एक चमचा, या फिर आप बोल सकते हो यहां पर में कि एक पपेट, ठीक है, हैदराबाद का निजाम। आप लोगों को अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, सब्सिडरी, ठीक है, अलायंस जब लाई गई थी, सब्सिडरी अलायंस 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, उसको सबसे पहले साइन करने वाला व्यक्ति कौन था? हैदराबाद का निजाम या हैदराबाद रियासत जो है वो थी। हैदराबाद की जो निजामत है वो आखिरी तक, मतलब स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक अंग्रेजों की वफादार रही। हैदराबाद की निजामत, पूरा हैदराबाद जो साम्राज्य था वो, ओके, चाहे कोई भी निजाम आया हो उस समय में, वो पूरा तरह से अंग्रेजों के इसमें था, और अंग्रेजों ने भी इनको पूरा समर्थन दिया, इन्होंने अंग्रेजों को पूरा समर्थन दिया, तो इन्होंने कभी भी बगावत नहीं की। वही अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स, विजयनगर के जो राजा है, एक हुए थे राजा जिनका नाम था पूसापति विजय राम राजू दो, ठीक है, उनका नाम था, ठीक है, पूसापति विजय राम राजू दो उनका नाम था। उन्होंने जब विजयनगर के ऊपर में जबरदस्ती पेशकश नाम से एक होता था, लगान एक था वो, ठीक है, पेशकश देनी है या फिर आपको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को गिफ्ट देने ही देने हैं, एक तरीके का टैक्स ही बोल लीजिए आप उसको, ठीक है, तो वो देने से जब मना कर दिया तो यहां पर में पद्मनाभम नाम का युद्ध हुआ था इनके बीच में, पद्मनाभम युद्ध 1794 के अंदर में, 1794 के अंदर में पद्मनाभम युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ पद्मनाभम बोला जाता है। तो विजयनगर का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में लड़ाई हुई थी, ठीक है, तो इन्होंने लड़ाई की। दूसरी पॉलीगार ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के जो छोटे मोटे राजा थे, ठीक है, पॉलीगार, उन लोगों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, ठीक है। दीवान वेलू थम्पी ऑफ त्रावणकोर, त्रावणकोर की जो राजा थे उनके ऊपर में जबरदस्ती सहायक संधि थोप दी गई थी। तो ये जो वेलू थम्पी थे, इन्होंने बगावत कर दी, बोली कि हमारे त्रावणकोर कैसे अंग्रेजों के अधीन रहकर काम कर सकता है, तो इन्होंने बगावत कर दी थी, ठीक है। वो बात अलग है कि इनकी बगावत को कुचल दिया गया जब इनको पूरी तरफ से घेर लिया गया था, तो वेलू थम्पी जो थे उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है, बोले कि मैं अंग्रेजों के हाथ में पकड़ में नहीं आऊंगा, ठीक है। तो वेलू थम्पी जो थे त्रावणकोर के, उन्होंने बगावत की थी। हैदराबाद के निजाम ने कभी भी बगावत नहीं की, ये आप लोगों ने याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर मैं जल्दी से फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के कंटेंट के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी को, अगली दिवाली को आप लोग रोशन करना चाहते हैं, अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, आप सभी लोगों के लिए जी, तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स 70 नहीं, मुझे अभी बताया जा रहा है कि यहां पर में 75% का जो है आप लोगों के लिए, ठीक है, 75% का फ्लैट ऑफ आप लोगों के लिए कर दिया गया है, ठीक है, रात 12 बजे तक, आज रात 12 बजे तक, ताकि आज जितने भी बच्चे जो पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, अगली दिवाली उनकी रोशनी वाली दिवाली हो, उनकी पढ़ाई वाली दिवाली हो, ठीक है, सरकारी जॉब के साथ में उनकी दिवाली हो। तो जितने भी बच्चे हैं जो भी इन सारे कोर्सेस में से किसी भी कोर्स के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पर में भी डायरेक्ट आप लोग जुड़ सकते हो। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय जो है वो आपका याद रखना है आप लोगों ने, 1905 के अंदर में लॉर्ड, ठीक है, कौन था? लॉर्ड कर्जन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार सीडीपीओ के एग्जाम के अंदर में आया हुआ है। ये लॉर्ड कर्जन भारत के अंदर में भारत का वायसराय बनने वाला सबसे कम उम्र का, अधेड़ उम्र का इंसान था। 39 उम्र की, 39 ईयर्स की एज थी इसकी, सबसे कम उम्र का, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। ये सफेद मुहा, ठीक है, सबसे कम उम्र का वायसराय बनने वाला इंसान था, ये याद रखना है आप लोगों ने। सबसे युवा वायसराय कभी अगर पूछ लिया जाए तो लॉर्ड कर्जन, ठीक है। इसके बाद में इसको सबसे अलोकप्रिय जो वायसराय है उनके रूप में भी जाना जाता है। चाचा ने एक पुस्तक भी लिखी थी, प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट करके। तो कभी अगर पूछ लिया जाए प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट, प्रॉब्लम ऑफ, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ द
फार ईस्ट, ठीक है, ईस्ट ईस्ट वाले जो हमारे देश है ना, उनकी प्रॉब्लम क्या है, स्पेशली चाइना, कोरिया, जापान, इनके बारे में लिखा था इसने, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने लिखी थी प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट, ये पुस्तक, ये याद रख लेना है आप लोगों ने। ओके, इसी के समय में दूसरा दिल्ली दरबार भी भराया गया था 1903 के अंदर में। उस कौन से राजा के लिए, एडवर्ड, ठीक है, द सेवेंथ के लिए, एडवर्ड द सेवेंथ। मैं आपको एक कर्जन को लेकर पूरी की पूरा इतिहास आपको यहां पर मैं पढ़ा सकता हूं, बट मुझे चाहिए यहां पर मैं बच्चे कितने डेडिकेशन के साथ में पढ़ रहे हैं। क्या हर एक बच्चा जो है कमेंट के अंदर में आंसर्स कर रहा है जो मैं बता रहा हूं, क्या वो रिवीजन कर रहा है, क्या उसने जो है सेशन को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती है। जितना ज्यादा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उतना ज्यादा मुझे पढ़ाने में फिर मजा आता है। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हम लोग। इसके अलावा एक और चीज है लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अपने पतन की ओर, ठीक है, बढ़ रही है, अपने पतन की तरफ में आगे बढ़ रही है। और भारत में रहते हुए मेरी महान महत्वाकांक्षा है कि मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के मरने में मदद करूं, ठीक है। तो ये ऐसा, ठीक है, जो है जिसके संस्कारहीन बच्चा था ये, ठीक है, किसी को ऐसा बोलना पड़ता है कि किसी को मरने में मदद करूंगा करके, मम्मी पापा ने सिखाया नहीं गया तेरे को, लॉर्ड कर्जन का बच्चा। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था, जल्दी से बताइए आप लोग। राजद्रोह का कारखाना किसको कहा जाता था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को कहा जाता था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पर मैं भारत छोड़ो आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था 1942 के अंदर में, ठीक है। उस समय में भारत का वायसराय कौन था, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि भारत छोड़ो आंदोलन से पहले 1942 के अंदर में ही एक मिशन आया था जिसको हम लोग जो है क्रिप्स मिशन बोलते हैं, ठीक है, क्रिप्स मिशन। जो ये क्रिप्स मिशन था उसने एक प्रपोजल दिया था, ठीक है। एक प्रपोजल क्या दिया उसने, प्रपोज मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं विल यू मैरी वी वाला वो प्रपोजल नहीं है, नहीं तो आप लोगों को लगेगा सर प्रपोजल मतलब तो वही सुना था। प्रपोजल मतलब भाई हमारा एक प्लान है, ठीक है, ये हम प्रस्ताव देते हैं इसका कि ये हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में हम भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो उस पर गांधी जी ने कहा था कि भाई तुम जो ये ऑफर दे रहे हो ना, ये तो ऐसा है कि एक डूबते हुए बैंक का चेक दे रहे हो तुम, पोस्ट डेटेड चेक। मतलब तुम पहली बात तो वर्ल्ड वॉर 2 तुम जीतोगे नहीं जीतोगे, कब खत्म होगा वर्ल्ड वॉर 2 पता थोड़ी था उस समय में, 1942 में हमें थोड़ी पता था उस समय में कि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन जो है इसके प्रपोजल इतने वाहियात और खराब थे और पोस्ट डेटेड चेक की तरह थे, ठीक है, वो भी डूबते हुए बैंक के। तो उसके खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भारत के वायसराय कौन थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। तो भारत छोड़ो और जाओ, ठीक है, तो लिन लिथ गो, गो कबूतर गो, कहा था यार ये डायलॉग, गो कबूतर गो, ठीक है। चलिए पंचायत सीरीज में था ना। चलिए तो यहां पर मैं भारत छोड़ो, छोड़ो और जाओ, गो, तो याद रख लेना लिन लिथ गो, ठीक है, लिन लिथ गो। उस समय में भारत के वायसराय थे जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ठीक है। मैं वैसे बता दूं सबसे लंबे समय तक वायसराय रहने का रिकॉर्ड तुम्हारे चचा का लड़का जो लिन लिथ गो है उसी के पास में। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नाना पाटिल के नेतृत्व में प्रति सरकार या समानांतर सरकार कहां स्थापित की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे, बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में अलग अलग जगहों के ऊपर में प्रति सरकार या फिर आप बोल सकते हो पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। तो महाराष्ट्र के सातारा के अंदर में, ठीक है, क्रांति सिंह नाना पाटिल, ठीक है, महाराष्ट्र में जो है इन्होंने क्या किया था, सांगली और सातारा का जो इलाका है आसपास में ही, सांगली सातारा जिले में उन्होंने स्वतंत्र अपनी खुद की सरकार चला दी, समानांतर सरकार चलानी स्टार्ट कर दी थी। वो बात अलग है कि बाद में अंग्रेजों ने जो है उस उनके इस व्यवस्था को खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया, ठीक है, इन लोगों को पकड़ लिया गया। तो सातारा, सांगली सातारा जो जगह है, ठीक है, मेनली सातारा के अंदर में महाराष्ट्र के अंदर में उन्होंने प्रति सरकार चलाई थी, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, इस ऐसी ही प्रति सरकार या ऐसी ही जो है बहुत सारी जो है पैरेलल गवर्नमेंट्स अलग अलग जगहों के ऊपर में भी चली थी। नाउ अब मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि दिवाली के ऊपर में एक और गिफ्ट आप लोगों को हम दे रहे हैं, ठीक है। दिवाली के बाद से आप लोगों के लिए फ्री मॉक टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज की जाएंगी, चाहे वो केवीएस हो, DSSS भी हो, बीपीएससी टीआरई हो, एईडीओ हो, आपका उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना था, किस तरीके से आप लोग समय बचा सकते थे, कौन से क्वेश्चन में आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए टेस्ट के अंदर में, इन सारी चीजों के ऊपर में चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को हम वीकली अलग अलग जो एग्जाम्स है उन सभी के मॉडल मॉक टेस्ट जो है उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं।
ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए गिफ्ट है। दिवाली के बाद से जैसे आप फ्रेश आओगे, ठीक है, आप लोगों के लिए ये भी चीजें टीचिंग परीक्षा के ऊपर में होने वाली है। ठीक है जी, बिल्कुल रैंक भी दिखेगा आप लोगों का आपको। ठीक है, चलिए बाकी इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, केवीएस के जितने भी कोर्सेस आप अगर उसमें जुड़ना चाहते हो, कंप्लीट बैच है, सब्जेक्टिव टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोगों को बता दूं एक चीज, यहाँ जितने भी बच्चे देख रहे हैं, एक आपके लिए जो है सुनहरा मौका, सब्जेक्टिव टेस्ट लोगों को नहीं आता है, मैं आपको बताना चाहूंगा टीचिंग परीक्षा ने, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए जो लिखने वाली चीज होती है उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया है हमने। ठीक है, बहुत मेहनत से, मैं यहाँ पर मैं हमारे जितने भी टेक्निकल टीम के लोग हैं उन सभी लोगों को इसको श्रेय देना चाहूंगा। उन्होंने यहाँ पर इसको डेवलप किया है कि आपकी कमियां क्या है, आपकी अच्छाई क्या है, उसमें कहां पर में आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो, कहां पर में आप लिखने में मिस्टेक कर रहे हो, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में हम इसको आप लोगों के लिए दे रहे हैं। और जो बच्चे, चाहे ये केवीएस हो, चाहे आपका DSSS के अंदर में अगर आगे में आता है, EMRS के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है, एनवीएस के अंदर में, ठीक है, तो जहां जहां पर में भी रहेगा वहां पर में आपको मिलेगा। जो पहले ज्वाइन हो चुके होंगे उनको सबसे पहले मिलने वाला है ये चीज, तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर में देखिए आप लोग, आप डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे हो, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, सबमिट करना है, या फिर आप लोगों को इमेज हाथ से लिखकर भी अपलोड कर सकते हो, और आप लोगों को वो सारा का सारा हर एक चीज जो है वो आप लोगों को जो है उसमें बता देगा कि आपको आपकी गलतियां कहां कहां पर में हुई है। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। ओके, चलिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, यहां पर मैं आप लोगों ने याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान अगर गवर्नर जनरल वाली जो पोस्ट है, क्योंकि इससे पहले जो है गवर्नर की पोस्ट हुआ करती थी, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ठीक है, तो गवर्नर जनरल वाली जो पोस्ट है सबसे पहले बनाई गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में। हुआ यूं था कि भारत में उस समय में अंग्रेजों की मेन 3 रियासतें थी, एक तो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, तो बंगाल का जो गवर्नर था उसी को कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था, और ये हुआ था आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ, ठीक है, 1773 के जरिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए। और इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग जो बंगाल के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान गवर्नर जनरल का पद, चाहे वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो, चाहे भारत का गवर्नर जनरल हो, ठीक है, गवर्नर जनरल वाली पद संभालने का जो श्रेय है वो जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए किया गया था। इसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको अधिपत्य दे दिया गया बॉम्बे और मद्रास के ऊपर में, मतलब कि बॉम्बे के जो गवर्नर रहेंगे और मद्रास के जो गवर्नर रहेंगे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे। ठीक है, ये वाली बात यहां पर में कही गई थी। तो इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि सबसे लंबे समय तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहने का रिकॉर्ड जिनके पास है, वॉरेन हेस्टिंग्स वो रहे। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो सबसे लंबे समय तक बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में अगर आप लोगों को बताओ फ्रेंड, तो वॉरेन हेस्टिंग्स वो व्यक्ति थे जिन्होंने रॉबर्ट क्लाइव की एक नीति थी डुअल एडमिनिस्ट्रेशन की, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, द्वैध शासन पद्धति, उसको खत्म कर दिया था। तो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन या डुअल सिस्टम जो है किसने लेकर आया था, कि टैक्स इकट्ठा करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और जो प्रशासन है वो चलाएगा निजाम जो है, या फिर आपका बंगाल का जो नवाब है वो। तो इसको खत्म करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, वो दिया जाता है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, 1772 के अंदर में उसने उसको बंद कर दिया था। ओके, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है ये। तो अंग्रेजी में भगवत गीता का अनुवाद सबसे पहले किसने किया था, ये बता देंगे आप लोग। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने आंसर यहां पर में कर लिया है। तो चार्ल्स विल्किंस जो है, इन्होंने भगवत गीता का पहली बार इंग्लिश में अनुवाद किया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं, कि 1772 के अंदर में उन्होंने भगवत गीता का अनुवाद किया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं, कि 1772 के अंदर में उन्होंने भगवत गीता का अनुवाद किया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं, कि
सर विलियम जोन्स जो है, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1784 में। तो किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? आप लोग लिखो, हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में लिखेगा। देखिए आगे बढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज जो है अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 के अंदर में। उसके बाद में किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। बट उस समय में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए यहां पर में जब ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी, ठीक है, उस समय काल के अंदर में जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ही थे। जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे ना, वही थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी समय काल के अंदर में जो है फ्रेंड्स, ठीक है, ये याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय काल के अंदर में ही, ठीक है, गीता, भगवत गीता का पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है वो चार्ल्स विल्किंस ने किया था 1781 के अंदर में, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो फर्स्ट जो गीता का ट्रांसलेशन है, फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता का चार्ल्स विल्किंस ने किया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। सर उस परसों जो क्लास अपडेट सुपर टेट की हुई थी, मजा आ गया, पूरा याद हो गया, समाज सुधारक वाली, जय हो, मेरा पूरा रिवीजन हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया देवेश जी, ऐसे ही आप अच्छे से मेहनत करते रहिए और अच्छे से आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। आपकी भी इसमें बहुत सारी मेहनत है, टीचिंग परीक्षा हमेशा आपके साथ में है और ऐसे ही आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करते रहेंगे। तो आप लोग सभी लोग लिख लीजिए कि गीता का इंग्लिश अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था, ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, अब एक क्वेश्चन है, इसको दो तीन तरीके से पूछा जाता है कि अल हिलाल सबसे पहली बात तो किसका न्यूज़पेपर था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उर्दू साप्ताहिक किसका न्यूज़पेपर था ये? तो ये था मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। लेकिन ये स्टार्ट कब हुआ था अल हिलाल न्यूज़पेपर, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आ गया है एग्जाम के अंदर में, तो हो सकता है कि किसी और एग्जाम के अंदर में भी पूछ लिया जाए आप लोगों से। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, कि ये 1910 के अंदर में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, या फिर 1911 के अंदर में स्टार्ट हुआ था, या 1912 के अंदर में, या 1913 के अंदर में। तो ये आप लोग बताएंगे, या फिर इनमें से किसी के अंदर में भी स्टार्ट नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से बता देंगे आप सभी के सभी। ओके, तो देखिए अगर मैं आपसे बात करूं अल हिलाल न्यूज़पेपर की, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने स्टार्ट किया था, तो 1912 के अंदर में उन्होंने स्टार्ट किया, और उसी के अगले साल उन्होंने एक और न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम था अल बलग, ठीक है, अल बलग नाम से न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट किया था, और ये स्टार्ट किया था उन्होंने 1913 के अंदर में। वैसे अल हिलाल की बात अगर मैं करूं आप लोगों से, तो ये सरकार विरोधी जो है लेख लिखा करते थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद डरते नहीं थे अंग्रेजों से, ठीक है, तो वो जो सरकार विरोधी लेख लिखा करते थे, इसकी वजह से 2 साल में ही इसको बैन कर दिया गया था, 2 इयर्स में इसको बैन कर दिया गया, ठीक है। और इसकी जो हर न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने से पहले एक जमानत राशि या फिर एक बॉन्ड राशि होती है जो जमा करनी होती थी सरकार के पास में, उसको भी जब्त कर ली गई थी, वो भी वापस नहीं किया गया था इनकी, ठीक है, ये आरोप लगाते हुए कि आप सरकार विरोधी एक्टिविटीज कर रहे हो अल हिलाल के अंदर में, ठीक है। तो अल हिलाल 1912 में और अल बलग 1913 के अंदर में। उर्दू साप्ताहिक, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा जो मैं लास्ट में क्विक रिवीजन के अंदर में पूछूंगा आज आप लोगों से। कितने लोग रेडी है? हाथ ऊपर करके बता दीजिए, लास्ट में जो क्विक रिवीजन होंगी उसके लिए भी, ठीक है। फ्री हिंदुस्तान, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज फ्री हिंदुस्तान आज ये क्वेश्चन जरूर डालीजिएगा कि किसने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नाम से जो अखबार था वो उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि आ सकता है, इंडिपेंडेंट नाम से एक अखबार, एक है आपका जो है जो न्यूज़पेपर अक्सर पूछा जाता है, आपका न्यूज के अंदर में रहता है, मूक नायक रहते हैं, ठीक है, हरिजन रहता है, ये सारे के सारे आप लोग याद कर लेते हो, ठीक है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट नाम से जो अखबार है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये पूछा नहीं गया एग्जाम के अंदर में, तो आप भूल जाते हो, तो मोतीलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये बाकी सारी जो है और भी जो क्वेश्चन है आप लोगों के, वो मैं करवाता रहूंगा आप लोगों को। अब ये क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में लगा देगा, ठीक है, जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में कितने लोग लगा पाते हैं, देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके भी बता देंगे, ताकि ऐसे ही और भी सेशंस में आप लोगों के लिए ले सकूं, ठीक है। चाहे जितनी भी एनर्जी लगे, चाहे जितना भी तबीयत खराब रहे, आज जैसे हेडेक हो रहा था, बट आप लोगों के लिए फिर भी आज रात में क्लास ली, ताकि जो आप लोगों के पास में समय आगे में मिले, जो बच्चा रिवीजन करना चाहता है वो करता रहे आगे में भी। ओके, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो है फ्रेंड्स, ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी, ठीक है, 1765 में, ठीक है, 1765 से 1772 तक,
ठीक है, 1772 तक ये प्रणाली चलती रही और इस प्रणाली को एंड किया था तुम्हारे चचा वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसको लागू किया था और वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको बंद किया था। ये दोनों चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, वैदेही पूछ रहे कि सर 75% ऑफ आज रात 12 बजे तक अवेलेबल है क्या, प्लीज कंफर्म कर दीजिए। बिल्कुल, आज रात 12 बजे तक जितने भी कोर्सेस है टीचिंग परीक्षा के सारे कोर्सेस के ऊपर में, ठीक है, आपका अवेलेबल है। और हमने ऑलरेडी, ठीक है, बाकी जो कोर्सेस है उसके ऊपर में ऑलरेडी हमने लगा भी दिया है कई सारी जगहों के ऊपर में। ठीक है, तो 75% ऑफ आपका जो पूरा है, मतलब जो ऑलरेडी लगा हुआ है और जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, वो पूरा का पूरा मिलाकर 75% हो जाता है आपका। ओके, चलिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर, रॉबर्ट क्लाइव इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ तो 75% ऑफ सारे के सारे कोर्सेज के ऊपर में आप लोगों का, ताकि आपकी अगली दिवाली जो है वो आप जो आपके सपने हैं उनको पूरा करके आप लोग कर सके। हाँ, ये आप लोगों का जो फ्री पास है, ये आप लोगों को आज भी जितने भी बच्चे ले लेंगे उनको भी ये फ्री पास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसमें 10 लाख क्वेश्चंस है और 8,000 पूरे देश भर की एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है उसमें। ठीक है, इसमें टीचिंग एग्जाम, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, सारे के सारे जितने भी इस टेस्ट पास फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, ये कोई भी कोर्स लेने के साथ में। ठीक है, इसमें सारे के सारे कोर्सेस सारी की सारी मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, इवन सिविल सर्विसेज की, डिफेंस की, रीजनल एग्जाम सारी की सारी आपको मिल जाएगी इसमें। सुगौली की संधि किसके बीच में हुई थी? ट्रीटी ऑफ सुगौली। देखिए फ्रेंड्स, ट्रीटी ऑफ सुगौली याद रखना है आप लोगों ने, एक तो किसके बीच में हुई थी और ईयर, ये दोनों आपसे पूछा जा सकता है। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली मैं अगर आपको बता दूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और नेपाल जो है उसके बीच में हुई थी। एक नाल पानी बैटल ऑफ नाल पानी भी बोला जाता है उसको। ठीक है, तो बैटल ऑफ नाल पानी हुई थी। ये बैटल ऑफ नाल पानी चली थी 1814 से 1816 के बीच में। इस बैटल ऑफ नाल पानी जो है को खत्म किया गया था इस संधि के जरिए। अब आप बताइए जल्दी से कि ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था और ये कौन से साल में ये संधि हुई थी? तो सुगौली की संधि जो है ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स की 1816 में हुई थी। 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा जो सेना थी नेपाल की उसके बीच में। इसके जरिए क्या हुआ कि सुगौली की संधि के जरिए कुछ इलाके जैसे कि रानीगंज का इलाका है, ठीक है, कुछ शिमला के आसपास का इलाका है, ओके, ये जो इलाके थे, ठीक है, वो इलाके भारत को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए। ठीक है, तो इस संधि के जरिए कुछ इलाके अंग्रेजों ने नेपाल से अपने अधीन ले लिए थे, क्योंकि ये लड़ाई जीती कौन थी? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीती थी ये लड़ाई, इसी वजह से तो कुछ इलाके अपने कंट्रोल में ले लिए, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, ठीक है, एंग्लो बर्मा वॉर किसके बीच में हुआ था? एंग्लो बर्मा वॉर जो है वैसे देखा जाए तो जो है आपके 3 एंग्लो बर्मा वॉर हुए हैं। पहला एंग्लो बर्मीज वॉर 1824 से 1826 के बीच में चला। उस समय में लॉर्ड एमहर्स्ट जो है भारत के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट 1824 से लेकर 1826 के बीच में चला। मैं आपको बता दूं ये एसएससी सीजीएल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है ये आपका जो ऑनलाइन पेपर हुआ था 23 दिसंबर 2022 को, उसके फर्स्ट शिफ्ट के अंदर में ये क्वेश्चन आया था। तो अब मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आपके कहीं पे भी आ जाए, ये DSSB में भी पूछा जा सकता है, केवीएस में भी पूछा जा सकता है, टीआरई के अंदर में भी पूछा जा सकता है, अलग अलग जगहों के ऊपर में क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आप लोग प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा। और जो बच्चे टीआरई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी टीआरई के लिए पढ़ रहे हैं, टीआरई 4 के लिए, मैं उनको बता दूं कि आप लोगों के लिए और भी अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, DSSB की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास में है, केवीएस आने वाला है आपका, कभी भी आ सकता है, उसी के साथ में एनवीएस की वैकेंसी भी आ जाएंगी साथ ही साथ के अंदर में आप लोगों की। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को जो है फ्रेंड्स जो EMRS है, ठीक है, उसकी वैकेंसी आप लोगों की अभी आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, वो आप लोगों के पास में खुला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो जो और भी जो रीजनल एग्जाम्स होती है उसके अंदर में भी ये सारे ही यही सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे BSSC आप सीजीएल में देख सकते हो, ये SSC जो मेन SSC उसमें भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध जो है वो कब से कब तक हुआ था? 1824 से 1826 के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसके बाद में आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं मैं, प्लीज ध्यान रखिएगा आप सभी के सभी लोग। इसके बाद में ट्रीटी ऑफ यांडाबो साइन की गई थी। तो ट्रीटी ऑफ यांडाबो किसके बाद साइन की गई, ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता ना? क्या आप हर बार यहां पर लिखेंगे? थैंक यू वेरी मच जैसिका यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। एक चीज है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ट्रीटी ऑफ यांडाबो क्या, देखो मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, आपको वो चीज भी करनी है, बाकी सारी चीजें करनी है, वो चीज भी करनी है जो बाकी सारे लोग नहीं कर रहे। ठीक है, ट्रीटी ऑफ यांडाबो याद रखो आप लोग, ट्रीटी ऑफ यांडाबो, ठीक है, ये कब हुई थी? 1826 के अंदर में।
पहले एंग्लो बर्मी युद्ध के बाद में। तो कौन सा युद्ध खत्म हुआ था ट्रीटी ऑफ यांडाबो के बाद में? और ये मैंने आप लोगों को पेड क्लास के अंदर में पूरा सिस्टमेटिक तरीके से, जब मैंने आप लोगों को गवर्नर जनरल और वायसराय वाली क्लासेस आपको करवाई है, पूरा का पूरा मैंने आपको पढ़ाया है इसके अंदर में, ठीक है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। ट्रीटी ऑफ यांडाबो 1826, आज इसको याद कर लो आप लोग किसी भी तरीके से। हो सकता है कि आपके कहीं तो भी आपको याद रह जाए बैक ऑफ द माइंड के अंदर में, और एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आ जाए, आप लोग लगा दो। ओके, तो फर्स्ट एंग्लो बर्मी वॉर, भारत म्यांमार का जो युद्ध हुआ था पहला, ईस्ट भारत मतलब यहाँ पर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से। तो लॉर्ड एमहर्स्ट उस समय में भारत के जो है गवर्नर जनरल थे। बेसिकली भारत के तो थे नहीं उस समय में, वो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद था उनके पास में, लेकिन एग्जामिनर कई बार ऐसा बोल देता है वो। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन रॉय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? जल्दी से आप लोग बता देंगे एकदम स्पीड में। तो अपने दूत के रूप में राजा राममोहन रॉय को, और इन्होंने ही राजा की उपाधि भी दी थी। थैंक यू विक्टर झा जी, थैंक यू वेरी मच। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एकदम स्पीड में कमेंट के अंदर में आंसर आने चाहिए। और जितने भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ भी ऊपर करके बता देंगे मुझे, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो इस सेशन को एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि अकबर द सेकंड ने दी थी, और इन्होंने ही लंदन भी भेजा था। तो राजा की उपाधि किसने दी और लंदन किसने भेजा था? अपना दूत बनाकर एक जो है एक उन्होंने बेसिकली एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा था, ठीक है, कि उनकी पेंशन बढ़ा दी जाए। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब ये देखिए बीपीएससी प्रीलिम्स में 2001 के अंदर में क्वेश्चन आ चुका है, और सेम क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्रीलिम्स में भी आया। इसी वजह से हमने क्या किया है आप लोगों के लिए, ठीक है, 38वीं बीपीएससी से स्टार्ट करते हुए 71वीं बीपीएससी की तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है, हमने सारे के सारे सॉल्यूशन के साथ में आप लोगों को अवेलेबल करवा दिए हैं, वो भी केवल और केवल 49 रुपीज के अंदर में, ठीक है, 49 रुपीज के अंदर में। तो जितने भी बच्चे हैं जो ये सारे क्वेश्चन पेपर्स आप पढ़ना चाहते हो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर में और उसके सॉल्यूशन के साथ में, तो आप लोग इस कोर्स में भी आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बीपीएससी की जितने सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, बल्कि अगर आप चाहते हो कि आपको सारे एग्जाम्स के मिल जाए 10,000 से भी ज्यादा पीवाईक्यूज, ठीक है, तो वो सारे के सारे हिंदी और प्लस इंग्लिश के अंदर में, पीडीएफ में और टेस्ट फॉर्मेट दोनों के अंदर में अवेलेबल है, ठीक है। पेड स्टूडेंट के लिए 199 का है, और जो बाकी अदर स्टूडेंट्स है, ठीक है, उन लोगों के लिए 1420 का है ये कोर्स। तो जो पेड स्टूडेंट है या आपने कहीं से भी कोई भी कोर्स टीचिंग परीक्षा से लिया हुआ है, तो आपको 199 में मिल जाएगा। बाकी जो बच्चे उनको 1420 के अंदर में। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहां पर में स्थापित की गई थी, ये बताना है आपने। पुर्तगाली, पहले यूरोपियंस जो भारत के अंदर में आए थे, ठीक है, वो कौन थे? वो पुर्तगाली लोग थे। तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री जो है फ्रेंड्स, वो कहां पर में हुई थी? कि आज का जो केरला है वहां के कोच्चिन के अंदर में ये स्थापित की गई थी। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए, तो पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की कहां पर में बनाई गई थी? 1503 की बात है, ठीक है। ये बनाई गई थी कोच्चिन के अंदर में, कोच्चिन, कोच्चिन केरला में। और ये दिया नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर मैं आंसर ऊपर में से कोई नहीं हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ये इज द करेक्ट आंसर आपका। कलिकट के अंदर में नहीं थी, कलिकट के अंदर में जो फैक्ट्री बनी थी वो बन ही नहीं पाई थी पूरी तरह से। ओके, तो बाद में जो अपडेटेड आंसर की थी उसके अंदर में बीपीएससी ने खुद ने आंसर जो है उसका चेंज कर दिया था, क्योंकि और कई सारे लोगों ने अभी भी कलिकट लगा के रखा हुआ है अलग अलग जगहों पे, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर ऊपर से कोई नहीं होगा, क्योंकि पहली जो फैक्ट्री एक्चुअल में काम करने लगी थी वो कोच्चिन के अंदर में बनी थी, ठीक है। कलिकट वाली जो फैक्ट्री थी उसको तो तोड़ दिया था वहां के जो लोग थे उन लोगों ने अरब व्यापारियों के साथ में मिलकर, ठीक है। इसी वजह से इसका आंसर कोच्चिन होगा। और जो बाद में बीपीएससी ने जो अपडेटेड आंसर की दी थी उसमें भी हटा दिया था उन्होंने, उसको ई कर दिया था। चलिए, ना राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि इनमें से किसने विभूषित किया था? आप सभी लोग बिना ऑप्शन के यहाँ पर मैं बिना मतलब यहाँ पोल के आंसर करके बताइए यहाँ पर कमेंट के अंदर में सभी लोग, बिना जो है पोल के आंसर करके बताएंगे सभी के सभी। देखते कितने लोग यहाँ पर मैं आंसर कर पा रहे हैं। आंसर करना है हर किसी बच्चे ने। आपका मोटिवेशन जो है फ्रेंड्स इन्हीं सारी चीजों से बढ़ता है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आप सही आंसर्स लगाते हो, आपके माइंड को भी पता चलता है, ठीक है। तो अकबर द सेकेंड, ठीक है, मुगल एम्पायर अकबर द सेकेंड, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, ये याद रखना है आप लोगों ने। और इन्होंने ही जो है इनको लंदन भी भेजा था। नाउ टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप सभी के सभी। बीपीएससी प्रीलिम्स में 1992 93 के अंदर में आ चुका है, और ये भी क्वेश्चन आप लोगों को इसके अंदर में मिल जाएगा, ठीक है। ये जो आपका 49 रुपीज का कोर्स है, और प्लस ये जो 10,000 प्लस पीवाईक्यूज आपको पूरे बिहार के, चाहे एसएससी में पूछा हो चाहे सीडीपीओ में पूछा हो, सारे के सारे क्वेश्चन हमने हिंदी इंग्लिश में आपको प्रोवाइड करवा दिए है, ठीक है। तो टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है।
तो श्रीरंगपट्टनम जो है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसको श्रीरंगम या श्रीरंगपट्टनम दोनों नाम से जाना जाता है, तो श्रीरंगपट्टनम जो है आप लोगों ने याद रखना है, ये टीपू सुल्तान की क्या थी, राजधानी थी, श्रीरंगपट्टनम। आज के कर्नाटक के अंदर में मिलेगा आप लोगों को ये श्रीरंगपट्टनम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि ये क्वेश्चन आने की कितनी ज्यादा अधिक संभावना है। ओके, और आप लोगों को ऑलरेडी पता भी है कि भाई जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताता हूँ इंपॉर्टेंट है या करवा रहा हूँ, वो अपने आप में पूरे एक्सपीरियंस के साथ में, ठीक है, आपको बता रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ में कि ये पढ़कर जरूर जाइएगा आप। ओके, ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना है आप लोगों ने। टीपू सुल्तान जो है उनके त्रावणकोर के साथ में बहुत अच्छे संबंध थे, ठीक है, इनके टीपू सुल्तान के फ्रांसीसियों के साथ में बहुत अच्छे संबंध थे। टीपू सुल्तान की जो है वो आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हो गई थी, ठीक है, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है फ्रेंड्स ये 1799 के अंदर में हो गई थी, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, चौथे एंग्लो मैसूर वॉर के बाद में। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर मैं प्रूफ दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर मैं निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आया अभी जस्ट यूपी पीसीएस की एग्जाम के अंदर में, पीसीएस में, और ये देखिए आप लोगों को यहाँ पर मैं डायरेक्ट करवाया हुआ है, फजल अली, एच.एन. कुंजरू और के.एम. पानीकर, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में आपको दिया है, और डायरेक्ट देखिए एज इट इज क्वेश्चन आप लोगों का आ गया है। ओके, यहाँ पर में भी आप देख सकते हो कि निम्नलिखित में से फजल अली कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर में मिल जाएगा। ओके, जो पढ़ाया वो आप लोगों को आया है। यहाँ पर में देखिए जो जितनी भी जलधाराएं है, मैंने आपको सारी जलधाराएं पढ़ाई है, हर एक जलधारा, और एक भी ऐसी जलधारा नहीं है इसमें से जितने क्वेश्चंस में पूछी गई है जो मैंने आपको ना बताया हो, ठीक है, तो सारा का सारा है। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और ये देखिए आप लोग, अब आपको कितने लोग हैं जिनको पता है, हाथ ऊपर करके बताइएगा जरूर, ठीक है, सच्ची सच्ची। हमने नॉलेज कैप्सूल के अंदर में जितनी भी इंपॉर्टेंट कमिटीज है, ठीक है, पेड क्लास में पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी, ये सारी की सारी हम लोगों ने करी है ना। ये आप देख भी सकते हो, एस्टिमेट कमेटी हम लोगों ने देखा है, प्राक्कलन समिति जो है वो केवल लोकसभा से जिसके अंदर में सदस्य होते हैं। ओके, तो ये सारा का सारा हम लोगों ने देखा हुआ है, ऑलरेडी देखा हुआ है, सारी कमिटीज आपको पढ़ाई है मैंने, ये आप देख सकते हो पेड क्लास के अंदर में पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी वाली भाषा जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर में शामिल नहीं है, बताइए जल्दी से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करते जाएंगे कमेंट में। देखिए बच्चे हाथ ऊपर करके बता भी रहे हैं कि जी सर ये पढ़ा है हमने पेड क्लास में और वही क्वेश्चंस आए हैं। बताइए जल्दी से कि कौन सी वाली भाषा शामिल नहीं है। तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है इसके अंदर में, सारी भाषाएं आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है, कौन कौन सी भाषाएं कब कब जोड़ी गई ये भी पूरा आपको बताया हुआ है। तो भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची के अंदर में शामिल नहीं है, ठीक है। इसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हो, बताइए जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्या होगा। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में बताना है आप लोगों ने कौन सा वाला पॉइंट सही है। तो भारत के उपराष्ट्रपति, ये भाई डेप्यूटी कलेक्टर लेवल का एग्जाम है ये, इसको क्लियर करके आप डेप्यूटी कलेक्टर बन सकते हो, जैसे बीपीएससी क्लियर करके या बहुत सारी जो पीसीएस एग्जाम्स होती है, यूपीएससी की एग्जाम बन के तो आप कलेक्टर बन सकते हो डायरेक्टली, या फिर जो है आईपीएस अगर आप बन गए तो कमिश्नर बन सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं डेप्यूटी कलेक्टर वाली पोस्ट है आप लोगों की। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये आपका आर्टिकल नंबर 64 में दिया हुआ है, ये पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ये बोला गया था कि आपको उपराष्ट्रपति राज्यसभा, लोकसभा या किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो केवल जो है यहाँ पर मैं आप लोगों का जो आंसर कौन सा वाला सही है, तो केवल एक सही है यहाँ पर मैं आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करेंगे आप सभी के सभी, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए यहाँ पर मैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, संविधान दिवस 27 जनवरी, मानवाधिकार दिवस 29 जनवरी। आर्टिकल बताएंगे जल्दी से मुझे कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है। अभी जस्ट आपने पढ़ा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी आप लोगों की स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की तो बात कर ही रहा हूं आप लोगों की, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी होनी चाहिए। जैसे रविंद्र वर्मा ने लिख दिया यहाँ पर में, ऐसे ही आप लोगों ने भी लिखते जाना है जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में। और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे, केवल 47 लाइक्स दूर है हम लोग 1000 के टारगेट से हमारे, ठीक है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को आता है, क्योंकि 25 जनवरी को आप लोगों को पता है फ्रेंड्स की भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। कौन से साल में हुआ था जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। संविधान दिवस जो है हम 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। मानव अधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ था आप लोगों का। इसके अंदर में हर एक चीज
आप लोगों ने देखा हुआ है। चलिए मैं बिना आपको यहां पर मैं देखे, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर करें, ठीक है, बिना नीचे में देखे। आपका कॉन्फिडेंस इससे बढ़ेगा कि आप लोग जो है कितना पीसीएस लेवल के एग्जाम को के क्वेश्चन को कर पा रहे हो यहां पर मैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है ये बता देंगे, और ह्यूमन राइट्स डे, क्योंकि अपने आप में एक एक नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है आपका। और एग्जामिनर जो क्वेश्चंस बनाते हैं ना, उनको विशेष रूप से ध्यान देना होता है आप लोगों को, क्योंकि एग्जामिनर क्या सोचते हैं उस हिसाब से आपको पता चलता है उससे। तो देखिए, कुंडाकुलम क्या आपका कहां पर में, कुंडाकुलम, कुंडाकुलम आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, ये आपको मिलेगा तमिलनाडु के अंदर में। काकड़ा पार, ठीक है, जलेबी फाफड़ा, ठीक है, काकड़ा पार, ठीक है, गुजरात। आंसर आपका हो जाएगा। बी की जोड़ी 4 के साथ में लगने वाली है। कायगा कर्नाटक के अंदर में, सी की जोड़ी 1 के साथ में लगने वाली है आपकी, ठीक है। उसके बाद में रावत भाटा राजस्थान के अंदर में, डी की जोड़ी 3 के साथ में लगने वाली है। तो 4 की, ए की जोड़ी 2 के साथ, ठीक है, बी की जोड़ी 4 के साथ, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया। कितने लोगों ने सही आंसर लगा दिया था? 2 4 1 3। देखो एक एक नंबर का अपने आप में क्वेश्चन बन सकता ही है, ठीक है, तो इसी वजह से आपको बोल रहा हूं, और ये पूरा का पूरा आपको नोट्स के अंदर में ऑलरेडी दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन आप लोगों का देख लेते हैं यहां पर में। चलिए आ जाते हैं यहां पर में। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग बता दीजिए, ये भी आया है उसके अंदर में, और किसी भी, ये डी ट्रिपल एस बी केवीएस कहीं पे भी पूछा जा सकता है। मैं फिर से आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस आपको बताने का, दिखाने का मकसद ये है कि आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और आप जो पढ़ रहे हो वही से क्वेश्चन बन रहे हैं, ये आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। जो बच्चा करेगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, जो नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो रिवीजन करता है ना वो आगे बढ़ता है। कई सारे बच्चों के आप लोगों की जो टांग खींचेंगे, बोलेंगे कि यार क्यों रिवीजन कर रहे हो, आगे का पढ़ो, आगे का पढ़ो। यहाँ पर में भी आप देखना, यहाँ पर में आगे बढ़ो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है। फिर जब पेपर आता है ना, जब रिजल्ट आता है, तो जो जो बोर्ड होता है, जो एग्जाम ले रहा होता है, वो क्या बोलता है, इस बार नहीं हुआ तुम्हारा, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम आना। फिर अगले बार भी आते, फिर बोलते हो नहीं नेक्स्ट टाइम आना करके। फिर वो बोलते कि यार हमने 4 5 बार एग्जाम दे दिया, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो आपको देखेंगे, वो उस तरीके के बच्चे दिखेंगे आपको कमेंट के अंदर में, वो बोलते नेक्स्ट 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 क्वेश्चन पे चलो सर, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलो। देखे हो ना आप लोगों ने कभी ना कभी ऐसे बच्चे आते हैं, नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट पे चलो। वो उनको, वही वो बच्चे जिनको नेक्स्ट बोला जाता है। ऑप्शन कहाँ है सर? बिना ऑप्शन के भी आंसर लगाया करो, ठीक है। चलिए, तो 7वीं अनुसूची बताइए जल्दी से। 7वीं अनुसूची किसके, 7वीं अनुसूची जो है फ्रेंड्स, ठीक है, हम लोग लगा देंगे यहां पर में आपका, जिसके अंदर में संघ, राज्य और संवर्ती सूची दी गई है, हम साथ साथ है काम करेंगे। 8वीं अनुसूची के अंदर में भाषाएं दी गई है। 9वीं अनुसूची के अंदर में कुछ विशेष जो अधिनियम है जिनका सत्यापन करने की बात करी जाती है, और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बात की गई है। और ये आप देख सकते हो सारा का सारा आपको पढ़ाया है, हर एक चीज, सारी अनुसूचियां, सारे शेड्यूल्स। तो प्लीज जो पढ़ाया है ना उनको रिवाइज अच्छे से करिए, रिवाइज करिए। ये मेन मकसद है आपको बताने का कि रिवाइज करिए जितनी भी चीजें हैं, चाहे आपको पेड क्लास के अंदर में पढ़ाइए, चाहे यूट्यूब के अंदर में। पेड क्लास के अंदर में पूरा स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर में भी आप देख सकते हो, ठीक है। एक ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि ये जरूर आप लोग करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। बताओ बोला इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? 4 बौद्ध संगतियां हुई है। जूम जूम कर दिया, इससे ज्यादा और जूम क्या करूं इसमें। 4 बौद्ध संगतियां हुई है, आपको बताना है कि ये क्रम कौन सा सही है। हर कोई बच्चा जल्दी जल्दी से आंसर करेगा। 4 कहां कहां पर में हुए? देखो पहली बौद्ध संगति कहां पर में हुई थी, ये डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर करो आप। सबसे पहली बात, अगर एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, तो बस ये मान के चलो कि जो बता रहे हैं सर वो फॉलो करना है। आपको प्रूफ के साथ में दिखा रहा हूं यहां पर मैं, ठीक है, डायरेक्ट प्रूफ के साथ में। और जो सावन के अंधे होते हैं उनको तब भी समझ में नहीं आता कि बार 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 बताने के बाद में, प्रूफ दिखाने के बाद में भी, तो फिर उनको कोई नहीं समझा सकता। जो समझना ही नहीं चाहता उसको समझाया ही नहीं जा सकता, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको कि पहली जो बौद्ध संगति हुई थी, अक्सर एग्जाम के अंदर में आता है, पहली बौद्ध संगति, ठीक है, कहां पर में हुई थी? राजगृह के अंदर में हुई थी। अजात शत्रु ने इसको आयोजित किया था। लिखो सभी के सभी बच्चे, हर एक बच्चा लिखेगा अजात शत्रु ने। दूसरी वाली कहां पर में हुई थी? वैशाली के अंदर में हुई थी। काल अशोका नाम का एक राजा था, उसने किया था, काल अशोका, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तीसरी वाली हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर में, अशोक ने आयोजित किया था। काल अशोका
और अशोका अलग अलग व्यक्ति है। ठीक है, ये बताया है पूरा डिटेल में, आप लोगों को बताया है, बार बार बताया है। देखिए काला अशोका यहां पर मैं हिंदी में भी बताया है, इधर साइड में फिर से बताया है आप लोगों को। ठीक है, और चौथी वाली कुंडल वन में हुई थी कनिष्क के समय काल के अंदर में, कश्मीर में। ओके, तो आंसर आप लोगों ने लगा दिया होगा एक एक पॉइंट के साथ में। ये मुझे ऐसी आप लोगों से उम्मीद है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर 1000 प्लस लाइक्स। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको सेशन पसंद आ रहा है। ठीक है, ये जानकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। ये वो बच्चे जिन्होंने एनर्जी दी है इस सेशन के अंदर में। और जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, फ्लैट 75% ऑफ है आज रात 12 बजे तक आप लोगों का, दिवाली गिफ्ट आप लोगों के लिए। और प्लस आप लोगों को बता दूं कि एक दूसरा जो गिफ्ट है आपके लिए, कि हम आपके लिए जो है हर एक वीक में अलग अलग एग्जाम्स के आपके लिए जो है फ्री मॉक टेस्ट करेंगे, और उसके अंदर में आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, तो जो पेड स्टूडेंट है उन लोगों को तो डायरेक्ट उनके कोर्स में मिल जाएगा, फ्री वाले बच्चों को कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मैं आप लोगों को सारी चीजें जो है वो बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए। यू ट्रूली केयर अबाउट योर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शबीहा राज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसको एक को और क्वेश्चन कर ले क्या, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं आपको, क्योंकि मैं जब अब मेरा एक्चुअल में लिटरली सुबह से बहुत हेडेक हो रहा था, बट जब मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैं भूल गया हेडेक को, और मैं पूरा लग गया इसके अंदर में आपको कराने में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हेक्टर मुनरो, ठीक है, हेक्टर मुनरो जो है, इसके नेतृत्व के अंदर में आप लोगों ने याद रखना है कि बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 1764 के अंदर में। उसमें अंग्रेजों की तरफ से युद्ध किसने किया था, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, हेक्टर मुनरो। ठीक है, एंग्लो नेपाल वॉर, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग थे क्या, लॉर्ड वेलेस्ली, चौथा एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवेलिस, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, तो अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि जितने भी बैटल्स हुई है उसके ऊपर में मैं क्वेश्चन एक जो है आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ा दूं, एक पूरा का पूरा सेशन ले लूं, तो मैं आपकी जितनी भी पेड क्लासेस है उसके अंदर में एक स्पेशल सेशन मैं प्लान कर रहा हूँ। आप लोगों को पहले ही मैं बता देता हूँ कि भाई वो सारे के सारे जो सेशन है आप लोगों के, ठीक है, वो आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पर में। अब देखिए यहाँ पर में जो सारी की सारी लड़ाइयाँ है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ। ठीक है, कि जो थर्ड एंग्लो जो मैसूर एंग्लो मराठा वॉर था, तीसरा एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, 1817 से लेकर 1818 के बीच में चला। उस समय में, ठीक है, आपको एक चीज याद रखना है यहाँ पर में कि उस समय में जो है आपके जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उस समय में 1817 से लेकर 1818 तक, ठीक है, उस समय में एक लॉर्ड हेस्टिंग्स करके एक जो है गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कॉर्नवेलिस नहीं थे। लॉर्ड कॉर्नवेलिस, इनकी मृत्यु 1805 के अंदर में हो चुकी है। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई है, तो क्या इनका भूत आएगा यहां पर में ये युद्ध का नेतृत्व करने के लिए? एक चीज ध्यान से समझो, लॉर्ड कॉर्नवेलिस के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी चुगली करूं उसकी, ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवेलिस के बारे में अगर आपको बताना चाहूं, तो ये लॉर्ड कॉर्नवेलिस यही वही व्यक्ति है जिसने अमेरिका में, ठीक है, यूएसए के अंदर में, जो यूएसए का आजादी की लड़ाई चल रही थी, अमेरिका का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, उसमें हथियार डाले थे, सरेंडर कर दिया था। तो लॉर्ड कॉर्नवेलिस वही व्यक्ति है जिन्होंने यूएसए के आजादी के अभियान के अंदर में आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, तो ये एक चुगली हो गई लॉर्ड कॉर्नवेलिस की, कि लॉर्ड कॉर्नवेलिस वही व्यक्ति जिसने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर में 1881 के अंदर में जो है उसने हथियार डाल दिए थे। तो ये पूछा जा सकता है किसने हथियार डाले जो बाद में भारत का जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना। लॉर्ड कॉर्नवेलिस भारत में 2 बार गवर्नर जनरल बने। एक बार जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि 1786 से लेकर, ठीक है, 1781 में उसने हथियार डाल दिए थे, बाद में फिर उसका तबादला उबादला कर दिया, भारत भेजा 1786 में, 1793 तक रहा ये भारत के अंदर में, और उसके बाद में दूसरा कार्यकाल हुआ उसका 1805 में। और आपको बता दूं फ्रेंड्स, ठीक है, कि 1805 में जब ये दूसरी बार भारत में आया तो इसकी मृत्यु भारत के अंदर में हो गई थी। ठीक है, भारत में मर गया 1805 के अंदर। देखो एक चीज है, एक सेकेंड बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर आप, ठीक है, मुझे यहां पर में कुछ ऐसे बच्चे मिल जाए ना जो बिल्कुल एकदम डेडिकेशन के साथ में पढ़ने वाले बच्चे हो, एक एक बच्चा अपना यहां पर में जो है इनपुट देने के लिए तैयार हो, ठीक है, पढ़ने वाले, टॉप करने वाले बच्चे हो, मुझे पढ़ाने में मजा आ जाता है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर में एक चीज हमें मिली, हम उसके अंदर में पूरा घुस गए। तो इस तरीके से क्या होता है ना, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। और ये मैं आपको जब पर्सन्स वाली क्लास कराऊंगा, ठीक है,
जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है उसके अंदर में जब मैं वो क्लास करवाऊंगा तो उसके अंदर में ऐसे ही हम डिटेल में जाते हैं एक एक चीज को। आप में से कितने लोगों को ऐसे पढ़ना पसंद है वो मुझे बताइएगा, इससे रिवीजन बहुत ज्यादा अच्छे से होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी लड़ाइयां भी आप लोगों को बताऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए हम क्या क्विक रिवीजन की तरफ में आगे बढ़ सकते हैं? प्लीज प्लीज एक बार बता दीजिएगा जल्दी से। क्विक रिवीजन कितने लोग तैयार है क्विक रिवीजन के लिए? हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से। अगर क्विक रिवीजन के लिए तैयार है तो जब तक क्विक रिवीजन का आ रहा है मैं आप लोगों को सभी को बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं जो कोई और भी बहुत सारे जो कोर्सेज है उसके अंदर में एनरोल होना चाहते हैं और आप चाहते हो कि इस ऑफर का आप लोग लाभ ले ले तो 12 बजे से पहले आप लोग ले सकते हो। जो भी आपको वहां पर में ऑफर्स दिख रहे होंगे उसको पूरा मिलाकर, ये पूरा मिलाकर 75% आप लोगों का हो जाता है। ओके चलिए, क्विक रिवीजन के लिए तैयार है बच्चे? जल्दी जल्दी से चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में क्विक रिवीजन कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम नंबर 15 भी बोला जाता है, 1856 के नाम से भी जाना जाता है, 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित किया गया था, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया। देखिए बात यह है कि 1856 के अंदर में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये बनाया था। ठीक है, बनाया गया था किसके द्वारा? चचा डलहौजी के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया था। लेकिन इसको पास किसके द्वारा करवाया गया? क्योंकि पास करवा पाता उससे पहले ही इसका तबादला हो गया था और लॉर्ड कैनिंग जो है फ्रेंड्स उस समय में भारत का गवर्नर जनरल बन चुका था, लॉर्ड कैनिंग। तो पारित किसके द्वारा करवाया गया ये क्वेश्चन आया है ना यहाँ पर में, इसी वजह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगर ये किसके द्वारा बनाया गया था ये कानून, अगर ये क्वेश्चन आता तो आंसर क्या करते जल्दी से बताइए मुझे। दोनों पॉइंट्स कमेंट के अंदर में लिखकर चाहिए आप सभी लोगों से, दोनों के दोनों पॉइंट्स। ठीक है ओके, देखो अब मतलब क्या है, किसी ने लिखा सर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब ये कानून बन रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इसको पारित कराना चाहता था कि भाई हिंदू विधवा जो होती है उनको पुनर्विवाह की आजादी मिल जाए, क्योंकि वो धार्मिक रूप से वो अनुमति थी नहीं। ठीक है, तो ये कानूनी रूप देना था, लेकिन वो पारित करवा पाता उससे पहले उसका तबादला हो गया, उसके जगह पे लॉर्ड कैनिंग आ गया, तो लॉर्ड कैनिंग ने इसको पारित करवाया था। ठीक है, नाउ क्विक रिवीजन सभी लोग तैयार है? ठीक है, और बिना पोल के आप लोगों ने आंसर करना है कमेंट के अंदर में, और जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं बाद में भी देख रहे हैं वो लोग भी आंसर करते रहेंगे, और सेशन को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए आप लोग। ओके, नाउ क्विक रिवीजन की आप लोगों को टेस्ट भी मिल जाएंगी आधे घंटे के अंदर में टीचिंग परीक्षा के ऐप में। ठीक है, आप लोगों को फ्री कंटेंट के अंदर में। चलिए, सहायक गठबंधन प्रणाली, ठीक है, ये आपको बताना है कि किसने लेकर आया था। सिंपल सी बात है, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम कौन लेकर आया था? ठीक है, बात है 1798 की। सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये है कि भारत के राजे रजवाड़े जो है अपनी सेना नहीं रखेंगे। ठीक है, एक सेंट्रलाइज सेना रहेगी अंग्रेजों की और वो सब लोगों के रक्षा करेगी। तो सहायक गठबंधन प्रणाली जो है तुम्हारा चचा लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आया था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एसएससी जेईई के अंदर में आ चुका है ये क्वेश्चन ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे उसके प्रशंसक भारत के विजेता के रूप में जानते हैं? कॉन्करर ऑफ द इंडिया। भाई भारत के अंदर में उसने जीतने की शुरुआत इसी ने की थी, इस सफेद मुंह ने। ठीक है, मैं हिंट देता हूं आपको, 1757 के अंदर में प्लासी का जब युद्ध हुआ तो ये सफेद मुहा भारत में बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई तब इसको वापस से दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। 1767 तक रहा। ये सफेद मुहा वही था जिसने इतनी घटिया पॉलिसी लेकर आई थी। ठीक है, द्वैध शासन पद्धति, जिसके अनुसार पैसा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी की और प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब की, जिससे पूरा मिसमैनेजमेंट हो गया और बहुत बड़ा अकाल आ गया था 1770 के दशक के अंदर में। और इसका पूरा का पूरा जो है वो श्रेय रॉबर्ट क्लाइव भैया को जाता है। ये रॉबर्ट क्लाइव था जिसको उसके भारत का विजेता बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है इसने भसड़ मचा के गया था। मैं एक चीज आपको बता दूं, एक छोटा सा मोटिवेशन। कई सारे लोगों को लगता होगा कि रॉबर्ट क्लाइव 1742 में एक बहुत छोटी सी उम्र के अंदर में 18 साल की उम्र थी जब वो भारत आ गया था, भारत में उसकी जॉब लग गई थी। अब आप लोगों में से कई सारे लोगों को लगेगा कि भाई कितना किस्मत वाला है, उसकी भारत में जॉब लग गई। ठीक है, बढ़िया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में प्रेस्टिजियस जॉब, बंगाल का गवर्नर बना, दूसरी बार फिर से बना, इलाहाबाद की संधि इसी ने साइन की थी, बहुत पैसा जमा किया, बहुत जम के भ्रष्टाचार किया उसने और बहुत पैसा जमा किया। इसके ऊपर में केस भी चला, ठीक है, लंदन के अंदर में, लेकिन साबित नहीं हो पाया। लेकिन इतना ज्यादा मानसिक रूप से त्रस्त था कि इसने आत्महत्या कर ली थी। आप लोग सोच सकते हो, इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। तो जिंदगी में ना हर चीज होना
सारी चीजें अच्छी अच्छी हो रही है किसी की जिंदगी में। आजकल का जमाना ऐसा कि इंस्टाग्राम के ऊपर में आप लोग रील्स देख रहे हो, आपको लगता है दूसरे की जिंदगी में सब अच्छा चल रहा है, उसका हस्बैंड कितना अच्छा है, उसकी पत्नी कितनी अच्छी है, ठीक है, उसके पास में कितनी अच्छी जॉब है, ये फॉरेन टूर्स के ऊपर में जा रहे हैं। और यही चीज होती है ना, कितने लोग एग्री करते हैं, यही चीज होती है आप लोगों के जीवन में भी। आप दूसरों के जीवन को देखते हो, आपको लगता है कि उनका जीवन अच्छा है, आपका खराब है। बट जो चीजें आपके पास में है वो चीज आप नहीं देखते हो। आपके पास में कुछ ऐसे पार्ट्स है बॉडी के जो काम कर रहे हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके क्रिटिकल पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला वो मृत्युशैया के ऊपर में है, आपको उस चीज की कीमत नहीं होती है। और जो सोशल मीडिया के ऊपर में दिखाया जाता है या इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर में आप देखते होंगे ना, लोगों की जो लाइफ है, लाइफ जो दिखाई जाती है एक ग्लैमराइज करके, वो फेक लाइफ होती है। आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए ना, ये इतिहास है, रॉबर्ट क्लाइव आत्महत्या कर ली थी इसने जिंदगी के अंदर में। तो आप सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका 18 साल के अंदर में एक प्रेस्टिजियस जॉब के अंदर में है वो, और आखिरकार जो है इतना भ्रष्टाचार करके सब पैसा जमा करके सब कुछ करने के बाद में आखिर में आत्महत्या की उसने, ठीक है। तो जिंदगी जो आपके पास में है ना, उसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो, जो जो चीजें आपके पास में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, 1200 1250 के करीब हम लोग लाइक्स भी कर लिए यहाँ पर में, और काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जी सर हम एग्री करते हैं इस बात से। तो इस चीज को जीवन में भी उतारिए आप लोग, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ कि ये तनाव, डिप्रेशन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है आजकल। क्या बोलते हैं हटागरे साहब, ठीक है। तो हैदराबाद जो है फ्रेंड्स, ये पहला राज्य था 1798 के अंदर में, ठीक है, जो कि सहायक संधि साइन कर ली। और सहायक संधि आई कब थी पता है आप लोगों को? कि सहायक संधि का मतलब ये है कि भारत का वो राज्य अपनी खुद की सेना नहीं रखेगा, अपनी सेना को डिसबैंड कर देगा वो, और अंग्रेज उसके बिहाफ में सेना रखेंगे, और ये सेना को उस सेना के लिए पैसे देगा यहाँ पर में, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ना यहाँ पर में उतावला था ये एकदम, जैसे लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 के अंदर में ये हैदराबाद की संधि, जो सहायक संधि लॉन्च की, हैदराबाद का निजाम मैं करूंगा, मैं भी साइन करूंगा, मैं भी साइन करूंगा, ठीक है। आ गया फटाक से। सर आपकी बातें दिल को छू जाती है, फिर से रिस्टार्ट करने में हेल्प होती है, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ऐसे ही आप करते रहिए अच्छे से, और हम ऐसे ही एक फैमिली की तरह आगे बढ़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे साथ में, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, जल्दी से बता दीजिए, ईयर बता देंगे, और कौन से तारीख को ये लागू हुआ था बंगाल का विभाजन, ये भी बता दीजिएगा। चलिए, तो मुझे अभी बताया गया है कि आप लोगों के लिए कुछ चीजें ऐसी भी प्लान की गई है दिवाली के ऊपर में, ठीक है, जो सभी लोगों के काम की है, और उसको सरप्राइज रखा गया है। कल आप लोगों को वो सरप्राइज रिवील किया जाने वाला है, मुझे अभी बताया जा रहा है टीम के द्वारा। तो आप लोगों से ही समय पूछने के लिए कहा गया है कि आप लोग कौन से समय आप लोग के लिए सुटेबल है जब उसकी घोषणा की जाए, आप सभी लोगों के लिए वो काम की चीज रहने वाली है, ठीक है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 के अंदर में। आप लोगों ने याद रखना 16 अक्टूबर को ये प्रभावी हुआ था, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि कितने बजे जो है, कल कितने बजे वो अनाउंसमेंट करनी है, ठीक है, आप ही से, ठीक है, अभी ही नहीं, बताइए कितने बजे कल, 2 बजे, 3 बजे, कितने बजे आप लोगों के हिसाब से, और कमेंट के अंदर में भी बताइएगा, और जो सबसे ज्यादा कमेंट के ऊपर में लाइक्स भी आ जाएंगे उसके ऊपर में भी हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर, ठीक है, किसको रिपोर्ट करेंगे अब, ठीक है, किसको रिपोर्ट करेंगे? पहले क्या था कि बंगाल का गवर्नर इंडिपेंडेंट था, बॉम्बे का गवर्नर इंडिपेंडेंट था, मद्रास प्रांत का गवर्नर इंडिपेंडेंट था। अब क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल जो है उसको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, डायरेक्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ब्रिटिश क्राउन को नहीं, गवर्नर जनरल को। किसके गवर्नर जनरल? बंगाल के। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, एग्जामिनर चाहता था कि आप दिमाग लगाए अपना, ठीक है। चलिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? जल्दी से बता देंगे आप लोग। आई थिंक शायद से कि ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों एग्जामिनर का फेवरेट है, अबुल कलाम आजाद का पत्रिका, ठीक है, बार बार उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर आपसे। जल्दी बताएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स, ये अल हिलाल हो जाएगा। कौन से साल में आया था ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है। जल्दी से अगर आप लोग बता सकते हो मेरे बताने के पहले, तो ईयर बता देंगे आप सभी के सभी, ठीक है। तो ये इसका जो ईयर था अल हिलाल का, वो था
1912 में स्टार्ट किया था। ठीक है, ये साप्ताहिक था, उर्दू साप्ताहिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। उससे पहले आपको बता दूं कि फ्लैट 75% ऑफ आप लोगों का है रात 12 बजे तक। ठीक है, जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में भी डायरेक्टली मौजूद है और नीचे में जो लिंक्स दी गई है उसके ऊपर में भी डायरेक्टली मौजूद है। केवीएस का कोर्स आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, लास्ट कुछ बच्चे हम लोग फाइनल अब कुछ बच्चों को ही लेंगे अब हम लोग इस प्राइस के ऊपर में, क्योंकि यहाँ पर में आपका कंप्लीट बैच होने वाला है, सब्जेक्टिव टेस्ट और इंटरव्यू गाइडेंस। ठीक है, उसके बाद में केवल आपका लोगों का बैच रहेगा। सब्जेक्टिव के लिए अलग से आपको परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एआई का खर्च आता है, बहुत ज्यादा खर्च आता है एआई का बैकएंड में। इंटरव्यू गाइडेंस आप लोगों का वो करना है, पैनल बनाना है, बहुत ज्यादा उसमें भी खर्च आएगा, तो ये आपके अलग रहेंगे। लेकिन अभी जो बच्चे ले लेंगे उन लोगों के लिए केवल 999 में तीनों चीजें अपने आप उसके अंदर में मिल जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ये भी याद रखना। कॉमरेड किसका था, ये किसने पूछा है, कॉमरेड किसका था? सुप्रिया कुमारी जी ने पूछा है कि कॉमरेड किसका था। कहा गया भाई कॉमरेड यहाँ पर में। ठीक है, मैं आपको तीनों बता देता हूँ, मेरे को कोई इश्यू नहीं है बताने के अंदर में। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मौलाना मोहम्मद जफर अली खान थे। ठीक है, उनका था जमींदार। मौलाना मोहम्मद, ठीक है, जफर अली खान, इनका था जमींदार नांगबा अखबार। ठीक है, ये एक आप लोगों का हो गया। मोहम्मद अली जौहर नाम से एक व्यक्ति थे, उनका था कॉमरेड। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली, ठीक है, जौहर। देखो, मैं आपको, मुझे बताने में कोई इशू नहीं है, आप पढ़ने के लिए कितने लोग तैयार हो ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको कितना, जितना आप डिटेल में बोलोगे उतना हम लोग डिटेल के अंदर में जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड डिस्क्रिप्टिव जो है ये पूरा का पूरा, जितने भी बच्चे अभी यहाँ पर में केवीएस के साथ में जुड़ रहे हैं, एएमआरएस के साथ में जुड़ रहे हैं, वो बच्चों को यहाँ पर में एआई एनालिसिस जो है आप लोगों को पूरा का पूरा इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आप लोगों को। बाकी जो बच्चे बाद में लेंगे उसके, तो उन लोगों को अलग से परचेस करना है। DSSS भी एग्जाम पूरा आपका, ठीक है, ये भी हमने 999 के अंदर में कर दिया है। पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए कोई भी आप DSSS का कोर्स ले लीजिए 999 रुपीज के अंदर में आप लोगों का। नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ था निम्नलिखित कौन से जो है ईयर में, ठीक है, कौन से ईयर के अंदर में हुआ था ये बताना है आप लोगों ने। ठीक है, तो कौन से ईयर के अंदर में ये युद्ध हुआ था, ये ईयर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, 1814 से लेकर 1816 के बीच में हुआ था। ठीक है, 1814 से 1816 के बीच में, ठीक है, ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध खत्म कब हुआ था, ये अगर यहाँ पर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, तो 1816 के अंदर में इसकी, इस युद्ध की समाप्ति हुई थी, ये याद रख लेना आप लोगों ने। ठीक है, तो 1816 में इस युद्ध की समाप्ति हुई थी और इसके तहत एक संधि साइन की गई थी। उस संधि का नाम आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से, उस संधि का नाम क्या है, जल्दी बताओ आप लोग। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सुगौली, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, ट्रीटी ऑफ सुगौली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में जो है 1814 से 16 के बीच में हुआ और इसकी समाप्ति 1816 के अंदर में हुई थी। ठीक है, चलिए, तो जितने भी बच्चे हैं, ओके, आप लोगों से दो सवाल है। सबसे पहली चीज तो आप इस के कमेंट में ये बताइएगा कि आप लोग कल जो आप लोगों के लिए एक स्पेशल हम लोग चीज लॉन्च कर रहे हैं आप लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं उन सभी के लिए है। ठीक है, तो कितने बजे का समय होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के काम की चीज है, आप लोगों के लिए हम लोगों ने लेकर आया है उसको इतनी मेहनत से। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए, तो आप समय बताइएगा। ओके, और इसके अलावा, ठीक है, आप लोगों को और कौन कौन सी चीजें पढ़नी है ये भी आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो फ्लैट 75% ऑफ आप लोग आज रात 12 बजे तक इसमें जुड़ सकते हो। ठीक है, जितने भी बीपीएससी, केवीएस, DSSS, सीटेट, बीपीएससी का चाहे एईडीओ का कोर्स हो, यूपीटेट हो, सुपरटेट हो, सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। ओके, एलटी ग्रेड का आपका कुमारी नीतू जी जो जनरल पेपर है वो ऑलरेडी अवेलेबल है एलटी ग्रेड का। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप जो है अच्छे से करिए, यहाँ पर में मेहनत करिए। ठीक है, मैं ये सेशन लेने का मेन मकसद था कि आप लोगों का एक लंबा गैप ना हो, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। कंटेंट इज द किंग एट लास्ट। ठीक है, और इसी वजह से जो है फ्रेंड्स हम यहाँ पर में कह रहे हैं कि टीचिंग परीक्षा, ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपकी प्रिपरेशन सिलेक्शन में बदलती है। आप प्रिपरेशन करते रहना चाहते हो, केवल बार बार एक एग्जाम फिर दूसरी एग्जाम फिर तीसरी एग्जाम, केवल प्रिपरेशन, या सिलेक्शन लेना है? अगर सिलेक्शन चाहिए तो टीचिंग परीक्षा आप लोगों के साथ में है। ओके, तो जिन बच्चों को सिलेक्शन चाहिए वो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। हेलो बच्चों, आपने सोचा होगा क्या हम टीचिंग परीक्षा के YouTube चैनल से डायरेक्टली कोर्स खरीद सकते हैं? आंसर है यस। सबसे पहला ऑप्शन, किसी भी वीडियो के नीचे आपको कोर्स के इमेजेस दिखाई देंगे, बस क्लिक करिए
और तुरंत परचेस कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन, वीडियो के अंदर ही व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा। उस पर क्लिक करते ही आपको टीचिंग परीक्षा पर अवेलेबल सभी कोर्सेज शो करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे एग्जाम कैटेगरी वाइज फोल्डर भी बने हुए हैं। बीपीएससी, टीआरई, DSSB, सीटेट, इन फोल्डर पर क्लिक करते ही आप उस एग्जाम से रिलेटेड सभी कोर्सेज देख पाएंगे। अब मान लीजिए आप बीपीएससी AEDU का कोर्स लेना चाहते हैं। नीचे स्क्रॉल करके आपको बाय नाउ और कॉल नाउ दोनों ऑप्शन मिलेंगे। डायरेक्ट खरीदना है तो बाय नाउ पर क्लिक करो, जानकारी चाहिए तो कॉल नाउ के बटन पर क्लिक करके हमारी टीम से कनेक्ट हो जाओ। बस बाय नाउ पर क्लिक करो, अपना फोन नंबर पे से लॉगिन करो, पेमेंट कंप्लीट करो और आपका एनरोलमेंट तुरंत हो जाएगा। थैंक यू सो मच।